मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है एग्रीकल्चर। जो पूरे भारत के अंदर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर, उसको हम शुरू करेंगे आज। जिससे संबंधित जो मुख्य फैक्ट्स हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अपन जानकारी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है यूनिक एस्पिरेंट्स, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इस चैनल के थ्रू अपन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऊपर रेगुलर क्लास लेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके का कंटेंट मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। अब बिना कोई देरी किए हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। अब अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत की जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसके अंदर 1950-51 के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा था वो 53.1% माना जाता था टोटल इकोनॉमी के अंदर, जो अब निरंतर रूप से घटता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान में जो 2021-22 की पोजीशन है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो मात्र 18.8% रह गया है। टोटल भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान अब 18.8% रह गया है। अब अपन एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या देखेंगे। एक तो अपन देखेंगे फसल का वर्गीकरण, कि फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। दूसरा देखेंगे कृषि से संबंधित प्रमुख जो क्रांतियां अभी तक हुई हैं उनके बारे में। और तीसरी देखेंगे अपन कृषि के प्रमुख प्रकार जो इस समय परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं वो। और एक देखेंगे प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों के बारे में, कि कौन सी फसल किस राज्य में सर्वाधिक रूप से पैदा होती है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन फसलों के वर्गीकरण पर। फसलों को भारत के अंदर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब आप जानते हैं कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल की बुआई का जो समय जून और जुलाई माना जाता है। जून जुलाई के अंदर मुख्य रूप से फसल बोई जाती है। अगर इसकी कटाई की बात करें तो इसकी कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। यानी कि राजस्थान के अंदर इसको ऐसे बोलते हैं उंदाड़ू। उंदाड़ी के टाइम पे जो बोई जाती है, वैसे इसको सियाड़ू बोला जाता है क्योंकि सियाड़ी के टाइम पे काटा जाता है इसको। और इसके अंदर जो प्रमुख फसलों की बात करें तो खरीफ की प्रमुख फसलों में आता है एक तो चावल, मुख्य रूप से ये इसको पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर की फसल है ज्वार। अन्य फसल आती है बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। ये मुख्य रूप से खरीफ की फसलें मानी जाती है। अब अपन को ध्यान ये रखना है कि कब बोई जाती है। नंबर 1 तो जून जुलाई में। कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और प्रमुख फसलों के नाम ध्यान रखने हैं आपको कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी आती हैं। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन अपन को ध्यान रखना है। दूसरा नंबर है रबी की फसल का। तो रबी की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगर इसकी कटाई की बात करें तो इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। ये अपन को ध्यान रखना है। बुआई अक्टूबर नवंबर और कटाई मार्च अप्रैल। अब इसकी फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें जो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई और आलू। ये मुख्य फसलें हैं जो इस रबी की फसल के अंदर बोई जाती है। इसको उनाड़ू की फसल भी बोलते हैं क्योंकि इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। बुआई तो अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल। और प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई और आलू। तीसरे नंबर की जो अपना फसल है वो है जायद की फसल। जायद की फसल जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, मार्च अप्रैल में बुआई और जून जुलाई में इसकी कटाई होती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और भिंडी तथा अन्य प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो इस जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR बोलते हैं। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में दिल्ली में हुई थी, कृषि भवन दिल्ली के अंदर, 16 जुलाई 1929 को।
अब चलते हैं भारत में कृषि से संबंधित जो प्रमुख क्रांतियां अभी तक मानी जाती है, मुख्य रूप से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है उसका संबंध कृषि उत्पादन की वृद्धि से है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मन बोरलाग इसके जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलाग। विश्व स्तर पर तो अगर भारत की बात करें तो भारत में इसके जनक जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये दोनों ध्यान रखने हैं। जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, भारत में जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और ये 1966 के आसपास शुरुआत मानी जाती है इसकी। इसके अंतर्गत हाईली यील्ड वैरायटी के जो बीज थे उनको फसल बोने के लिए काम में लिया जाता था। तो ये हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से, मुख्य रूप से ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्सों के अंदर सर्वाधिक इसका प्रभाव देखने को मिला था। दूसरी क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी का मतलब होता है स्वर्ण क्रांति। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है फल एवं सब्जी उत्पादन से इसका मुख्य रूप से संबंध माना जाता है। खासतौर पर बागानी जो उद्यान कृषि होती है वो सुनहरी क्रांति के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगली क्रांति जो है वो है श्वेत क्रांति। श्वेत नाम से पता चल रहा है, श्वेत का मतलब माना जाता है सफेद। सफेद होता है दूध, तो इसका उत्पादन होता है दुग्ध उत्पादन से इसको संबंधित माना जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। अगली क्रांति है कृष्ण क्रांति। कृष्ण का मतलब होता है काली। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल से है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं उनके उत्पादन से इसको संबंधित किया जाता है। तो कृष्ण क्रांति को आपको संबंधित करना है खनिज तेल से। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध जो है, नीला क्या रहता है? समुद्र का पानी रहता है। तो नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध किससे मानेंगे अपन? मत्स्य उत्पादन से मानेंगे। गोल क्रांति, गोल क्या चीज रहती है? सब्जियों में आलू। तो गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित किया जाता है? आलू के उत्पादन से संबंधित गोल क्रांति मानी जाती है। भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति का संबंध होता है उर्वरक उत्पादन से। जो फर्टिलाइजर्स अपन खेत में इस्तेमाल करते हैं उनके उत्पादन से संबंधित मानी जाती है भूरी क्रांति। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से संबंधित किया जाता है। रजत क्रांति में आपको क्या ध्यान रखना है? अंडा उत्पादन। अगली है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति में कृषि संबंधी समग्र क्रांति जो है उसको इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया है, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो संपूर्ण कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांति आती है उनको किसके अंतर्गत डाला जाता है? इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत। अगला है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने की योजना जो है उससे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदियों को परस्पर जोड़ने से, या नदी जोड़ो अभियान जो है भारत सरकार का, उससे इसको संबद्ध किया जाता है। अगली सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का मतलब संबंध है कृषि उत्पादन को दोगुना करना मुख्य रूप से, यानी कि टिकाऊ कृषि में सुधार करना, उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, जो भारत सरकार का 2022 तक का लक्ष्य था एक तरीके से कृषि उत्पादन को दोगुना करने का, उससे संबंधित इसको सदाबहार क्रांति को माना जाता है। अगले गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज उत्पादन से संबंध किया जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से। और लास्ट क्रांति बच रही है अपने पास, लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध होता है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। तो ये भारत में प्रमुख क्रांतियां थी। एक बार इनको फिर से रिपीट कर देता हूं। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से। इसके विश्व स्तर के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसकी शुरुआत 1966-67 में, और इसके अंतर्गत हाईली यील्ड वैरायटी के जो बीज हैं उनको बोया जाता था। और मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब के अंदर इसको प्रभाव देखा गया था। दूसरी थी सुनहरी क्रांति, जिसको स्वर्ण क्रांति बोला जाता है। फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित इसको किया जाता है। बागानी यानी कि उद्यान कृषि को मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरी थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और इसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई थी।
अगला है कृष्ण क्रांति, जिसको काली क्रांति बोला जाता है, खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित इसको संबद्ध किया जाता है। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य उत्पादन से। वही गोल क्रांति का संबंध होता है आलू के उत्पादन से। आपको ध्यान रखना है, नाम के साथ इनको थोड़ा कनेक्ट करके देखना है, तब जाकर आपके सवाल सही होने की संभावना रहेगी। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित किया जाता है इसको। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित किया जाता है पीली क्रांति को। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति, कृषि संबंधित समग्र जो क्रांति है उनसे संबंधित क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। अमृत क्रांति, ये नदियों को जोड़ने की योजना है। सदाबहार क्रांति, कृषि उत्पादन को दोगुना करना यानी कि टिकाऊ कृषि में सुधार करना। मुख्य रूप से भारत सरकार का जो 2022 तक कृषि उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य था उस पर बेस्ड है ये। अगले गुलाबी क्रांति, ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ये आपको कृषि क्रांतियों के नाम आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन दूसरे सेक्शन की तरफ। इससे संबंधित एक और फैक्ट आपको बता देता हूं। एक देश एक राशन कार्ड योजना जो भारत सरकार ने शुरू की थी वो 1 जून 2020 से शुरू की जाती है। एक देश एक राशन कार्ड। अब ये पोर्टेबल राशन कार्ड से संबंधित स्कीम है। इसमें किया गया है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट का रहने वाला है और अगर वो अन्य स्टेट में जाकर काम कर रहा है तो वहां से भी अपने हिस्से का राशन ले सकता है। इसलिए इस स्कीम को एक देश एक राशन कार्ड स्कीम नाम दिया गया है और ये शुरुआत इसकी 1 जून 2020 से मानी जाती है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में 20 स्टेट्स के अंदर लागू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये। अब कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, जो ये इंग्लिश नाम दे रखे हैं ताकि आपको पता रहे कि किससे संबंधित कौन सी कृषि मानी जाती है। नंबर 1 है विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध होता है अंगूर उत्पादन से। प्रश्न सीधे तौर पर ऐसे ही पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन से। दूसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध होता है व्यापारिक स्तर पर जो मछली उत्पादन होता है, मछली पालन करते हैं अपन व्यापारिक स्तर पर, उससे संबंधित किया जाता है पीसी कल्चर को। तीसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम उत्पादन से। आपको ध्यान क्या रखना है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंध करना है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फलों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर में किसको दिया जाता है नाम? फलों के उत्पादन को। ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर के अंदर जैतून की कृषि को मुख्य रूप से स्थान दिया जाता है। ओलिव का मतलब होता है जैतून, तो जैतून की खेती को ओलिविकल्चर के अंतर्गत स्थान दिया गया है। एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंदर होता है शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। ये एपीकल्चर के अंतर्गत इसको जगह दी जाती है शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन को। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी का मतलब होता है फूलों की कृषि। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि को जगह दी जाती है। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर का मतलब होता है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया जो है उसको मैरीकल्चर नाम दिया जाता है। वही वर्मीकल्चर की बात करें तो केंचुआ पालन को वर्मीकल्चर संज्ञा दी जाती है। केंचुआ पालन वर्मीकल्चर। एरोपोनिक, एरोपोनिक का मतलब होता है पौधों को हवा में उगाना, यानी कि बिना मिट्टी के कृषि जो की जाती है उसको एरोपोनिक कहा जाता है। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी फल विज्ञान को कहा जाता है। वहीं ओलेरी कल्चर की बात करें तो सब्जियों की व्यापारिक जो कृषि की जाती है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत की जाती है। और सिल्वी कल्चर की बात करें तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो कार्य किया जाता है वो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से आपको 13 नाम ध्यान रखने, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, पेसिकल्चर व्यापारिक स्तर पर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, एफिकल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, मैरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना, पोमोलॉजी फल विज्ञान, ओलेरिकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि और सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण संवर्धन से संबंधित जो कार्य है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अब बढ़ते हैं इधर दूसरी साइड पे अपन। इसके अंदर मुख्य रूप से दिया है प्रमुख उत्पादक राज्य 2020-21 के अनुसार कौन कौन से हैं। उससे पहले एक और फैक्ट आप देखना, प्रथम पूर्ण जैविक राज्य यानी कि ऐसा स्टेट जहां पर पूर्ण रूप से जैविक कृषि की जाती है वो है सिक्किम। तो प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों की अपन बात करें तो प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों में चावल जो है, चावल उत्पादन में नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान रखना है चावल उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट आता है? पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन की बात करें तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है। वहीं बाजरा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर आता है। मक्का के अंदर कर्नाटक नंबर 1 पर आता है। चने के अंदर मध्य प्रदेश आता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। सरसों की बात करें तो सरसों राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की फसल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। सूरजमुखी जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। गन्ना उत्पादन जो है यूपी में सबसे ज्यादा होता है।
जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, कपास उत्पादन महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान, मक्का कर्नाटक, मूंग चना मध्य प्रदेश, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सोयाबीन महाराष्ट्र, सूरजमुखी कर्नाटक, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल और कपास महाराष्ट्र। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपको काफी सारे फैक्ट्स और जानकारी मिली हो। अब इन जानकारी को आप कंसाइज करें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अगर आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से ये क्लासें आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। अगली क्लास में अपन, जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे, ताकि आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी गलतियां ना करनी हो। और अपन कोशिश ये करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाए, उस दृष्टिकोण से मैं आपको ये चीज़ें तैयार करवा रहा हूँ। और मेरा मकसद है कि गरीब पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, खासतौर पर ग्रामीण बच्चे जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं, हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, ओरिजिनलिटी में वहाँ पर चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो अपन ज़मीनी स्तर से इसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। मेरा मकसद ये है कि हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। उसको फ्री में अगर सब चीज़ें अवेलेबल करा दी जाए तो निश्चित रूप से वो, उसके सामने बैरियर नहीं रहेगा कि उसको आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसकी पढ़ाई वो बेहतर तरीके से कर सकेगा। तो मेरा लक्ष्य आप सभी को फ्री में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान का कंप्लीट जीके, रीजनिंग, मैथ, जो भी सब्जेक्ट हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उन सभी को आपको तैयार करवाना है। तो डेली में आपके लिए 2-4 छोटे छोटे जो क्लासेस बन पाएगी वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स है। इस समय इसमें 709 सब्सक्राइबर है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अभी तक इस पर 58 वीडियोज़ है। ये मेरा पहला वीडियो जो मैं बोर्ड पर लाइव दिख के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैंने फेसलेस वीडियो बनाए 58-59 के आसपास। आप उनसे भी काफ़ी सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, आप एक बार उन्हें भी ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।